कैरियर प्रोटीन्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लेक्चर 5 में हम लोग मेम्ब्रेन एक्सचेंजर, एबीसी ट्रांसपोर्टर, सीएफटीआर के बारे में देखेंगे। सीएफटीआर एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंदर में ही आता है। अभी सबसे पहले हम लोग एबीसी ट्रांसपोर्टर को उठाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो शुरू हो रहा है हमारा वो है एबीसी ट्रांसपोर्टर। एबीसी ट्रांसपोर्टर बहुत बड़ा ग्रुप है ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना। इसलिए से हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स फैमिली। मतलब ये एक ऐसा फैमिली है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत मेंबर है और बहुत डाइवर्स है, अलग अलग तरह के काम करने वाले, ठीक है। तो आखिर जब सब इतने अलग अलग तरह के काम करते हैं फिर भी उनको एबीसी ट्रांसपोर्टर में क्यों डाला गया, ठीक है। तो यूनिक चीज वो क्या है, एवरी एबीसी ट्रांसपोर्टर हैज, सबके पास क्या होता है, टू हाईली कंजर्व्ड एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स, ठीक है। मतलब कि ये जो चीज है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जिसमें 2 एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स हो, डोमेन्स हो, आप समझ जाए कि वो कहां से बिलोंग करेगा, इसी एबीसी ट्रांसपोर्टर से बिलोंग करेगा, ठीक है। इनका रोल क्या होता है, काम क्या होता है। एबीसी ट्रांसपोर्टर जब इतना डाइवर्स है तो क्या क्या काम करता है। तो पहला होता है पंप अमाइनो एसिड्स, या अमाइनो एसिड्स को पंप कर सकता है। दूसरा काम है पंप पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, मेटल आयंस, देखते चलिए अभी खत्म नहीं हुआ, किस चीज को पंप कर सकता है, मेटल आयंस, लिपिड्स, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, दवाइयां, ड्रग्स, एंड मेनी अदर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। स्पष्ट कहता है कि ये जो है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे, तो अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो पेप्टाइड्स को कर सकते हैं, प्रोटीन्स को कर सकते हैं, मेटल आयंस को कर सकते हैं, लिपिड्स को कर सकते हैं, बाइल सॉल्ट्स हो गया, ड्रग्स हो गया, और बहुत सारे अदर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स को भी ये कर सकते हैं। और यूनिक फीचर क्या है इनमें, यूनिक फीचर है टू हाईली कंजर्व्ड एटीपी बाइंडिंग डोमेन। अब देखो मान लो कि जो पूछने वाला है वो स्मार्ट है, उसने एटीपी नहीं लिखकर यहां लिख दिया न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। तो अगर न्यूक्लियोटाइड भी लिखा तो आप समझ जाएं कि वो एक ही चीज है, क्योंकि एटीपी क्या है, एटीपी खुद एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन, राइबोज और 3 फॉस्फेट है, मतलब यह एक न्यूक्लियोटाइड। यह एबीसी ट्रांसपोर्टर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उसका जो है वो रोल है जो आपको दिमाग में बिठाना है। देखिए अगर हम पॉपुलर एग्जांपल्स देखें इसके अंदर में, एबीसी ट्रांसपोर्टर कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल है सीएफटीआर, चर्चा करेंगे अभी। सेकेंड एग्जांपल है एमडीआर प्रोटीन, एमडीआर
प्रोटीन इन कैंसर सेल, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है। तीसरा है कि क्लोरोक्वाइन पंप, ठीक है, और ट्रांसपोर्टर। जो क्लोरोक्वाइन ड्रग जो है वो मलेरिया में दिया जाता है, उसके बारे में हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा एबीसी ट्रांसपोर्टर इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन, यहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल है। पांचवा है ई कोलाई में भी एग्जाम्पल है, ठीक है। एटीपीएज ट्रांसपोर्टर इन ई कोलाई मेम्ब्रेन, ई कोलाई। तो ऐसे कई यूनिक एग्जाम्पल्स जो हैं वह इसको बनाता है यूनिक, और हमको समझ में आता है कि एबीसी ट्रांसपोर्टर कितना महत्वपूर्ण काम करता है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है CFTR। अब देखिए CFTR जो है, इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विद्यार्थी को हमेशा इस पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। CFTR, CF का मतलब होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन, जिसको हम TM बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो CFTR है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है, इसके जीन में अगर म्यूटेशन हो, जीन म्यूटेशन in CFTR causes cystic fibrosis disease, cystic fibrosis disease। तो जीन म्यूटेशन अगर हो जाए इस प्रोटीन में तो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो जाता है, ठीक है। CFTR जो है, CFTR is chloride ion channel in the plasma membrane, in the plasma membrane of epithelial cells, epithelial cells, ठीक है। तो CFTR जो है वो क्लोराइड आयन चैनल, मतलब ये क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट करता है। और कहाँ मौजूद रहता है ये एपिथेलियल सेल पर रहता है। मतलब ये क्लोराइड, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है उसमें क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब CFTR का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, तो दो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और दोनों टू सेगमेंट्स ऑफ 6 हेलिसेस ईच, मतलब दोनों में 6 अल्फा हेलिक्स रहते हैं, ठीक है। साथ में क्या कहते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। देखिए एटीपी की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स, that's called NBDs, and a regulatory region। तो दोनों सेगमेंट में 6 हेलिसेस होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होते हैं, और एक रेगुलेटरी रीजन देखा जाता है CFTR में। अगला पॉइंट जो है इसमें वो ये होता है कि ये चूंकि क्लोराइड आयन चैनल है, ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। क्यों स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट? क्योंकि ये क्लोराइड आयन का ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है।
और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग of CFTR are regulated by ATP। इसीलिए ये ATP बाइंडिंग डोमेन इसमें मौजूद रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कब ये क्लोराइड जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन is transported when CFTR opens। जब CFTR खुलता है तो क्लोराइड आयन मूव करता है और इस वक्त जो है, जो यूनिक चीज है वो क्या है कि बोथ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स हैव बाउंड एटीपी। कहने का मतलब है कि मान लो कि ये एबीसी ट्रांसपोर्टर है और इस एबीसी ट्रांसपोर्टर में ये क्लोराइड आयन बाइंडिंग डोमेन है और ये एटीपी बाइंडिंग डोमेन है। ठीक है, यहां पर तो क्लोराइड यहां तभी बाइंड करेगा जब इन दोनों जगहों पर क्या जुड़ा रहेगा, एटीपी। अगर दोनों में से किसी एक ही जगह जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस वक्त क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, दोनों न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन पर दोनों एटीपी जो है वो मौजूद रहे। और कब ये CFTR क्लोज हो जाता है? CFTR क्लोजेस व्हेन, जब क्या होता है कि ये जो बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है ना, इसमें एक में तो एटीपी जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा में अगर एटीपी हाइड्रोलाइज कर जाए ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर एनर्जी में, तो CFTR बंद हो जाता है। CFTR बंद कब? जब one of the two ATP hydrolyzes and broken down। When one of the two ATP broken down या जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज भी कहते हैं, हाइड्रोलाइज, तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि फॉस्फोराइलेशन जो है, फॉस्फोराइलेशन always occurs at serine residue, ठीक है, of regulatory domain। ये हमेशा याद रखना है कि जो फॉस्फेट रिलीज होगा वो फॉस्फेट हमेशा ही सेरिन से जुड़ेगा जो कि उसके रेगुलेटरी डोमेन पर रहता है। और ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है किसको? ये ट्रिगर्स CMP क्या है? सेकेंड मैसेंजर है, और जिसका रिजल्ट होता है क्लोराइड आयन चैनल ओपन, मतलब CFTR खुल जाता है। यह इसके काम करने का तरीका है। सिस्टिक फाइब्रोसिस को बहुत पढ़ा गया है, ठीक है ना। तो जीन म्यूटेशन जब देखते हैं हम लोग, म्यूटेशन इन CFTR जीन, तो देखा जाता है कि फिनाइल एलानीन है जो कि 508 पोजीशन पर है। ठीक है, ये डिलीट हो जाता है, इज डिलीटेड, और उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, मतलब
क्लोराइड आयन का जो मूवमेंट होता है वो खराब हो जाता है। आज के दौर में इतना स्टडी किया गया कि कौन सा जीन है, कौन सा उसमें उसका ये सब कुछ है। तो ये यू सीक्वेंस होता है आरएनए पर। तो इस सीक्वेंस के डिलीट हो जाने से सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, और इसका नंबर बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर हम नंबर नहीं बोल पाए तो हम सिर्फ बोले कि स्पेसिफिक जगह पर एक फिनाइल एलानिन होता है, जैसे डिलीट हो जाएगा तो उसके कारण यह बीमारी जो है वह देखा जाता है। इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी ये थी सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में जानकारी। अब जो अगली जानकारी आ रही है वो हम लोग देख रहे हैं एमडीआर प्रोटीन, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो एग्जांपल है एबीसी का, उसमें हम लोग बोलते हैं कि रोल ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एमडीआर, प्रोटीन ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, जहां पर एम से और डी से और आर से एमडीआर का। ठीक है, क्या होता है कि जो कैंसर सेल होते हैं उनको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू किल कैंसर सेल, कैंसर सेल को किल करने के लिए केमोथेरेपिक ट्रीटमेंट किया जाता है। और इस केमोथेरेपिक ट्रीटमेंट में टॉक्सिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो एड्रियामाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन, जैसे विनब्लास्टिन, ये सभी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जिसको यूज किया जाता है ताकि कैंसर का सेल मारा जा सके। अब कैंसर का सेल कितना बदमाश है वो आप लोग देखिए। कैंसर सेल क्या करता है, ठीक है ना, ये कैंसर सेल है और इसमें मान लो कि एक ड्रग डाला जा रहा है, नाम है एड्रियामाइसिन। ये ड्रग डाला गया, कैंसर सेल क्या करता है, तुरंत इस ड्रग को मेम्ब्रेन से बाहर कर देता है। नहीं बोलते खाकर उल्टी कर देना। ये क्या करता है, तुरंत उस सेल को कैंसर सेल से बाहर पंप कर देता है। मतलब एबीसी ट्रांसपोर्टर, इसका नाम है यहां पर एमडीआर, ये क्या करता है, वोमिट आउट द ड्रग। रिजल्ट क्या हुआ कि दवा का असर ही नहीं दिखा। अब दवा का असर नहीं दिखा तो पेशेंट ठीक कैसे होगा। लोगों ने स्टडी किया कि 40% तक जो ह्यूमन कैंसर सेल है डेवलप सच रेसिस्टेंस। ये सभी क्या करते हैं, अपने एबीसी ट्रांसपोर्टर एमडीआर की मदद से दवाइयों को, इससे पहले कि दवा सेल के अंदर में काम करे, कैंसर सेल को मारे, ये कैंसर सेल क्या करता है, दवा को बाहर कर देता है, जिसके कारण कैंसर सेल अपने आप को बचाता है। सोचिए कितना बदमाश ये है ना, कितना मतलब गुंडा है ये कि दवा को ही ये बाहर कर देता है। कभी इस दवा से मतलब कैंसर सेल नेवर वांट टू डाई। ठीक है, तो जहर लिया, जहर को तुरंत उल्टी करके बाहर निकाल दिया। यह एमडीआर ट्रांसपोर्टर का काम है। ये 12 स्पैंस होते हैं मेम्ब्रेन में इसके, मतलब 12 बार ये मेम्ब्रेन में घूमता है। तीसरा जो एग्जांपल है इसमें वह है रोल ऑफ क्लोरोक्वाइन रेसिस्टेंस इन मैलेरियल पैरासाइट इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। हम सब जानते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है ये मलेरिया कॉज करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रग डालते हैं।
ड्रग का नाम क्या है, बहुत पॉपुलर है, क्लोरोक्वाइन। अब क्या होता है कि जैसे ही ये भी कैंसर सेल की तरह ट्रीट किया, जैसे ही मान लो कि लीवर सेल है, लीवर सेल जो अफेक्टेड है अभी, लीवर आरबीसी से अफेक्टेड होता है, क्लोरोक्वाइन गया, तुरंत ये एबीसी ट्रांसपोर्टर की मदद से क्या करता है, उसको वोमिट करके बाहर निकाल देता है। ये जो वोमिट करने के लिए बाहर निकालता है, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है। ये क्या होता है, एबीसी ट्रांसपोर्टर। मतलब आप गौर करें कि जो बीमारियां हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं, वो भी जैसे नहीं होता कि चोर और सिपाही का खेल होता है, उसी तरह से अगर आपने दवा दिया तो वो दवा ही बाहर कर दिया। अब दवा बाहर हो गया तो सेल बच गया, और सेल अगर वो बीमारी का सेल है तो फिर वो लीजिए साहब परेशान करके रख देगा। इसलिए मेडिसिन की इंडस्ट्री में हमेशा ये चोर सिपाही का खेल चलते रहता। अब है लास्ट वन इज रोल ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन में इसका क्या रोल? हम सब जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन बहुत डायनेमिक होता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम में देखा जाता है, इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक स्टडी किया गया बीमारी में ही, इम्यून सिस्टम में देखा जाता है कि टी सेल जो है, टी सेल scrutinize, T cell scrutinizes cytotoxic materials, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि टी सेल में टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, तो टी किलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल। मतलब वो सेल में जो भी ऐसे साइटोटॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके खिलाफ जो है वो सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इस काम में साइटोटॉक्सिक मटेरियल को लेना और फिर उसको खत्म करना, हम थोड़ा इसको ऐसे दिखाते हैं डायग्राम से। ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर वेसिकल है, ये एक साइटोटॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला कुछ पदार्थ है, सेल ने इसको पहचान लिया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा कि अपने एबीसी ट्रांसपोर्टर की मदद से, ठीक है, इसको अंदर ले लेगा और अंदर लेकर इसको डिटॉक्सिकेट करेगा। क्या करेगा, डिटॉक्सिकेट, और जहर के प्रभाव को ये खत्म करता है। इसलिए देखा जाता है कि जब कोई बहुत जहरीला पदार्थ, मान लीजिए कि बाहर का सामान खा रहे हैं, रंग मिलाया हुआ सामान खा रहे हैं, उसमें साइटोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों के लीवर में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लीवर स्वेल कर जाता है। जैसे लीवर स्वेल किया, डॉक्टर समझ गया कि ये टॉक्सिसिटी का इफेक्ट जो है इसके लीवर पर, तो उसको भी अगर ये एबीसी ट्रांसपोर्टर नहीं रहे तो फिर वो जहर तो उस पूरे इंसान को मार के रख देगा। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम में हम लोग बोलते हैं कि डिटॉक्सिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ेंगे तो आप में इसके मैकेनिज्म को आपको पढ़ना पड़ेगा।